हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानशली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप चैलेंज कर सकते हो, जो आपका आंसर किया आया है उसमें। तो अभी एनटीए ने आपका आंसर की रिलीज़ किया है, यानी कि कल के डेट में। और बहुत सारे लर्नर्स का ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर पेपर 1 में कौन से क्वेश्चन जो है हम चैलेंज कर सकते हैं, पेपर 2 में कौन से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, या फिर बोनस कितने मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन ड्रॉप होने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे बहुत अच्छे से। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हुए चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको चैलेंज कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सही भी है। देखिए, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है ये, और इस सेट में, और ये जो क्वेश्चन आईडी है वो है 866 जो है इसका क्वेश्चन आईडी है ना। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेट का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो घटते हुए क्रम में, मतलब पहले नंबर पे उस स्टेट को रखना है जहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ख़राब रहता है और मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वही आखिरी पायदान पे वो रहेगा, यानी 5 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो 5वें नंबर पे वो रहेगा जहाँ पर सबसे स्टेबल मौसम होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है मणिपुर और 5वां है पंजाब। आपको भी मालूम है कि देखिए, मणिपुर जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनमें से एक है मणिपुर। और मणिपुर का जो क्लाइमेट है ये बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो इसका भूभाग है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, यहाँ पर बाढ़ आ जाता है और डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका यहाँ पर मणिपुर, यानी कि डी। और जैसे ही पहले नंबर पर डी आया तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन ये जो है आंसर की में गलत दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और इसीलिए जो है ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप चैलेंज कर सकते हैं। 100% जो है ये चैलेंज हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो मणिपुर के बाद स्टेट आएगा वो आएगा आपका झारखंड। झारखंड में भी वल्नरेबिलिटी है, कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाते हैं क्लाइमेट के। यहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, यानी कि बारिश के ऊपर आधारित जो भी खेती होती है वो होता है, और यहाँ पर भी मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। तो यानी कि मणिपुर के बाद आ जाएगा आपके पास झारखंड, यानी डी के बाद आ जाएगा बी के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, यानी सी के बाद जो है उत्तर प्रदेश आ जाता है, और उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है यहाँ पर ए, और फिर लास्ट में पंजाब आता है। पंजाब का जो वेदर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ई हो जाएगा। तो DBCAE हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 866 क्वेश्चन नंबर का जो ये आईडी है वो याद रखिएगा। तो ये जो है आपका एक नंबर जो ऐसा है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ। तो ये जो है आपका एजुकेशन सब्जेक्ट से है, जो सब्जेक्ट एजुकेशन अगर आपका है तो उसके लिए है ये, पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन सिमिलर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक तो ये है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, और एक फोर्थ ऑप्शन है, सेम ऑप्शन दिया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो यानी कि इसमें 2 चीज़ हो सकता है, या तो इन दोनों को करेक्ट मान लिया जाएगा, यानी जिन्होंने भी या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया होगा उनको करेक्ट मान लिया जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा और सबको जो है वो मतलब किसी के लिए ये मार्क्स नहीं होगा, है ना, ये ड्रॉप हो जाएगा क्वेश्चन। तो ज़्यादातर चांसेज हैं कि A1 और 4 को जो है वो करेक्ट माना जाए, है ना। तो ये जो है बहुत सारे लर्नर्स का डाउट था कि सर हमने 1 लगा के आया यहाँ पर और इसका 4 ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो आपने 1 लगाया या 4 दोनों ही सही होगा, इसको करेक्ट कर लिया जाएगा। ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की में ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, और इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप स्टाइल जो मैनेजरियल ग्रिड का है ना। तो मैनेजरियल ग्रिड वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि मैनेजरियल ग्रिड जो है ये रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउटन ने दिया था, 1960s का ये उनका काम था ये पूरा। और ये क्या डिसाइड करता था कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था कि कैसे जो है अलग अलग लीडरशिप स्टाइल जो है वो मैनेजर के जो लोगों से या प्रोडक्शन से, यानी पीपल और प्रोडक्शन, इससे मैनेजर कितना कंसर्न रहता है उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंट्री क्लब, दूसरा है टीम मैनेजमेंट, तीसरा है इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट, चौथा है अथॉरिटी कॉम्प्लायंस और 5वां है मिडिल ऑफ द रोड। तो इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस जानना था, और ये चारों ही ऑप्शन का सीक्वेंस गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आएगा इस पर इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट, ये वाला,
है ना। इसमें क्या होता है कि मैनेजर को ना मतलब होता है कि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, ना उसको मतलब होता है कि उसके जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या रह रहे हैं कि नहीं। तो टीम मैनेजमेंट से भी मतलब नहीं है और ना ही प्रोडक्शन से मतलब है। यहाँ पर मैनेजर को बस दिखावा करना होता है कि सामने से वो दिखाई देगा कि हाँ वो काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। तो ये हो गया आपका इम्पोवरिस्ट मैनेजमेंट। अथॉरिटी कंप्लायंस में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन हाई करना चाहते हैं और यहाँ पर पीपल के ऊपर बहुत ही कम ध्यान होता है ना। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये पीपल वाला एक्सिस है यहाँ पर लो है और एक्स एक्सिस में ये हाई है। तो वाई एक्सिस जो है ये पीपल के बारे में, कंसर्न फॉर पीपल, मतलब लोगों के बारे में मैनेजर कितना सोचते हैं, और एक्स एक्सिस में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मतलब कितना ज़्यादा जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है ये अथॉरिटेटिव स्टाइल हो जाता है, अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो ये आपका देखिए, और इसमें देखिए है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इम्पोवरिस्ट यानी सी, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन है ना। ये फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि हाँ भाई सी पहले आया है। अब देखिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका हो जाएगा अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डी। तो डी जो है आया ही नहीं, और सी के बाद और किसी में ऑप्शन में है ही नहीं कि हाँ यहाँ पर डी हो, है ना। स्टार्टिंग सी से करना है, तो सी के बाद ए दे दिया है, यानी कि कंट्री क्लब के बारे में बात कर रहा है, और कंट्री क्लब मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर है ना, हाई में आ रहा है ना। तो ये देखिए ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, जो अलग लीडरशिप स्टाइल में जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो आएगा मिडिल ऑफ द रोड, यानी थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट हो गया ये एम्पोवरिस्ट, दूसरा हो गया अथॉरिटी कंप्लायंस, तीसरा हो गया मिडिल ऑफ द रोड, है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा यहाँ पर मिडिल ऑफ द रोड। ओके, तो यानी कि सबसे पहले हमारा सी हो गया, सी के बाद आ गया हमारे पास डी, डी के बाद आ गया हमारे पास ई, ई के बाद हमारे पास आएगा क्या, तो ए, और ए के बाद आएगा हमारे पास क्या, बी, है ना। तो ई के बाद आएगा ए और ए के बाद आएगा बी। तो सी डी ई ए बी ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी डी ई ए बी, लेकिन सी ए डी ई बी जो है यहाँ पर इन्होंने माना है। तो इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, और इसलिए मेरे हिसाब से ये जो है एक बोनस मिलेगा, है ना, या तो ड्रॉप होगा या बोनस होगा, जो भी हो। तो ये जो है आपका जो है एक यहाँ पर सारे ही ऑप्शन चूँकि गलत है तो एक बोनस मान लीजिए इसको। अब ये है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं और 100% आपका चैलेंज एक्सेप्ट होगा। इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो है 890, है ना। क्वेश्चन नंबर 96 आपके एजुकेशन का पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीसी लाइसेंसेज ऑफ OER अलाउज अदर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, चेंज, रिमिक्स एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन कमर्शियली एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल वर्क। अब ये CC BY मैंने आपको पढ़ाया था। ये CC BY होता क्या है, देखिए क्रिएटिव कॉमन्स इसको कहते हैं, है ना, क्रिएटिव कॉमन्स। ये लाइसेंस का तरीका होता है जिससे जो क्रिएटर्स होते हैं ना वो अपने काम को शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ और अपने राइट्स को रिटेन कर सकते हैं। मतलब जो राइट्स होगा वो उनके पास होगा, अपने हिसाब से वो राइट्स दे सकते हैं। ये लाइसेंस जो है ना ये अलग अलग लेवल पे दिया जाता है, उसको अलग अलग परमिशंस जो है देते हैं। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं वर्क को अलग अलग तरीके से। तो CC BY अगर हम देखें, CC BY तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। CC BY में क्या अलाउ होता है, जो यहाँ पर है इसमें अलाउ होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, रिमिक्स कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है और बिल्ड अपॉन कर सकता है काम के ऊपर, और कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज कर सकता है एज लॉन्ग एज दे गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर। और यहाँ पर भी सेम चीज कह रहा है, देखिए कि डिस्ट्रीब्यूट करना, चेंज करना, रिमिक्स करना और बिल्ड अपॉन करना, है ना, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका CC BY, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है CC BY SA, इसको सही माना हुआ है। और जो CC BY SA है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक, है ना, एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक। इसमें क्या होता है कि ये CC BY की तरह होता है। ये लाइसेंस जो है ना ये रिमिक्स, अडॉप्ट, बिल्ड अपॉन करने देता है कमर्शियल पर्पज के लिए, लेकिन एक इसमें डिफरेंस होता है जिसे हम कहते हैं शेयर अलाइक, यानी कि कोई भी डेरिवेटिव वर्क जो क्रिएट किया जाएगा ओरिजिनल से उसको भी लाइसेंस करना पड़ेगा सेम टर्म्स में, है ना। इससे ये रहेगा कि जो भी अडाप्टेशन किया गया है ना वो उसी ओपननेस से किया गया जिससे वो किया गया था, है ना। तो ये जो है आपका CC BY SA हो गया। और जबकि यहाँ पर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट, चेंज, रिमिक्स एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन कमर्शियली, बस इसी बात को यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि डेरिवेटिव वर्क को क्रिएट करना ओरिजिनल से और लाइसेंस करना सेम टर्म्स के अंदर। अगर ये बात करता तो वो होता CC BY SA। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप चैलेंज कर सकते हैं, बोनस तो नहीं मिलेगा। अगर आप चैलेंज करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा चैलेंज। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक ऑथेंटिक रिसोर्स बताना होगा और उस रिसोर्स के जरिए जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, उसको जो है यूज़ करके आप चैलेंज कर सकते हैं। और इसका अलग अलग भी टाइप होते हैं, जैसे CC BY ND होता है, CC BY NC SA जो है ये ऊपर वाला, ये कहते हैं एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक, इसमें कमर्शियल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। CC BY NC जो होता है इसमें नॉन कमर्शियल होता है, यानी कि रिमिक्स, अडॉप्ट और बिल्ड अपॉन कर सकते हो लेकिन नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन था और इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से वो होगा CC BY, है ना, ऐसे नहीं होगा।
तो ये जो है क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाएगा अगर चैलेंज किया जाएगा तो ये क्वेश्चन्स थे कुछ जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हो, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोनस मिलेंगे आपको, ये मैंने आपको बता दिया है। चैलेंज कैसे करना है ऑलरेडी बता रखा है आपको। ugcnet.nta.ac.in पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको जो है कैंडिडेट एक्टिविटी वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर में एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डालना है। आंसर शीट देखने का आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, और चैलेंज करने का, तो आपको चैलेंज करना है। और चैलेंज करने के बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कर देना है। कोई भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, एक कोई भी ऐसा सोर्स देना है जो ऑथेंटिक हो, है ना। कोई किताब से आपने किया है तो उसका पेज नंबर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करना है। पीडीएफ फाइल में वहाँ पर क्लिप करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना होगा, और इसके बाद वो क्लेम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर जब एनटीए को एक्सेप्ट करना होगा तो उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हों तो ये तरीका है। और ये क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंज किया जा सकता है या फिर बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।